गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लीगल होम्स के इस चैनल पर। मैं भावना शर्मा आप सभी के लिए इंडियन पिनल कोड 1860 की क्लास 4 लेके आई हूँ, जो कि हम सेक्शन 6 to 29 को रीड करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शंस को देखेंगे और साथ ही जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उनकी हम डिटेल्स को भी जानेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक मैं वीडियो के अंत में दे दूंगी। ये टेलीग्राम का लिंक है, ये फेसबुक का है, और जो स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम यूज करते हैं वो सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पर लीगल होम्स, तो आपको मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का पेज। आज हम इस वीडियो में पर्टिकुलर उन सेक्शंस को देखेंगे जो इंडियन जुडिशरी एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू ऑल स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स, यूजीसी नेट, यूपीएसआई और स्पेशली बिहार जुडिशरी एग्जाम्स के लिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार जुडिशरी 2020 के नोटिफिकेशन हाल फिलहाल में अभी निकल के गए हैं और आप सभी ने एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने के लिए फॉर्म भी फिल कर दिया होगा, और आने वाले 2020 एग्जाम्स जो भी इंडियन जुडिशरी से रिलेटेड रहेंगे उनके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, क्योंकि हम पहली 3 क्लासेस में अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट और सेक्शन 1 to 5 को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप सभी लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट में देखेंगे। आईपीसी इंडियन पिनल कोड से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको आईपीसी से रिलेटेड सारे वीडियो क्लासेस मिल जाएंगे। अगर और भी क्वेरीज या क्वेश्चंस रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, और मैं ये उम्मीद करती हूं कि आप सभी ये क्लासेस फुल अटेंड कर रहे होंगे, राइट। अब बात करेंगे सेक्शन 6 की। देखिए, चैप्टर 2 साधारण स्पष्टीकरण के लिए बात करता है और सेक्शन 6 संहिता में परिभाषाओं का अपवादों के अध्याधीन समझा जाना, इसकी बात करता है। तो देख लेते हैं इसकी एक बार डेफिनेशन। आप अपने बेयर एक्ट निकाल के बैठिए और जहां जहां मैं बोलूं वहां वहां टिक करते रहिए, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ये क्लास देखेंगे, और वो ऐसे स्टूडेंट्स जो मेंस में भी लिखना चाहते हैं वो यहीं से अपने क्वेश्चंस को बनाकर अपने नोटबुक में शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी लैंग्वेज की। सेक्शन 6 की लैंग्वेज क्या कहती है? इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध या हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपराधों के अध्याधीन समझा जाएगा। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये सेक्शन 6 बात कर रहा है पूरी आईपीसी की। संहिता में सर्वत्र, संहिता में जहां कहीं भी जो भी कुछ लिखा है, यानी अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध, हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्याधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। कहने का मतलब है कि जब हम अध्याय 2 में डेफिनेशंस को रीड करेंगे तो, और पूरी आईपीसी को जब हम पढ़ते हैं तो उनमें इस्तेमाल होने वाले शब्द इस सेक्शन के इस अध्याय में के अंतर्गत समझे जाएंगे, राइट। अब समझ लेते हैं इसके दृष्टांत को। इसका ए दृष्टांत कहता है, इस संहिता की वे धाराएं
जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उन साधारण अपराधों के अध्ययन समझी जानी है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। या तो वो पर्टिकुलर सेक्शन ये बता दे कि ऐसा अपराध जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु ने किया है अपराध नहीं है, या अगर वह सेक्शन नहीं बताता है तो ये समझ लिया जाएगा कि सेक्शन 6 के अंतर्गत यह अपराध नहीं है। राइट। बी समझते हैं। क एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना यह को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है, यह क सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है। देखिए, क नाम का एक पुलिस ऑफिसर है जिसने क्या किया, वारंट के बिना यह नाम के व्यक्ति को पकड़ लिया, जिसने क्या की है, हत्या की है। हत्या करने के जुर्म में किसी व्यक्ति को पकड़ना जो कि वारंट के बिना, ऐसा नहीं माना जाएगा कि किसी व्यक्ति ने या क ने, जो कि पुलिस ऑफिसर खुद है, कि सदोष परिरोध किया है। आप सभी को पता होगा कि आईपीसी में सदोष परिरोध भी अपराध के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर सदोष परिरोध अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि क ने यह को हत्या के अपराध में पकड़ा है। देखिए आगे देखते हैं। क्योंकि यह को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। राइट। जब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत साधारण अपवादों के अंतर्गत हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे अपराध नहीं है, जब या तो वह इस प्रवृत्ति के हो कि वह अपराध वह करने वाला व्यक्ति जो है विधि द्वारा आबद्ध था, या ऐसा व्यक्ति मद था, पागल था या शिशु था। राइट। आई थिंक आपको सेक्शन 6 समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट अब देखेंगे इंपोर्टेंट सेक्शंस को। 7 एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। तो आप इस पे कम इंपोर्टेंट का निशान लगा सकते हैं, वैसे ही ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी आप लोग इसको एक बार समझ लें, पढ़ लें। क्या है कि हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। यानी कि आपने देखा होगा कि धाराओं के नीचे स्पष्टीकरण पद लिखा होता है कि इस धारा को किस प्रकार पढ़ा या समझा जाएगा। तो यह डेफिनेशन बताता है कि स्पष्टीकरण किस प्रकार समझा जाएगा। तो इस संहिता में हर भाग उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग में आएगा जिस प्रकार यह वह लिखा गया है। सेक्शन 8 लिंग की परिभाषा, सेक्शन 9 वचन की परिभाषा, सेक्शन 10 थोड़ा कम इंपोर्टेंट है लेकिन फिर भी इसे देख लेते हैं। 3 सेक्शंस को देखते हैं। लिंग, पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हों वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे वह नर हो या नारी। देखिए, लिंग सिंगुलर और प्लूरल दोनों को ही लिंग माना गया है यहाँ पर सेक्शन 8 में। ये एमपी जुडिशरी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे इंपोर्टेंट पे भी निशान लगा सकते हैं। 8 नंबर का जो सेक्शन है। और आपको समझने वाली बात है कि नर और नारी दोनों ही लिंग की परिभाषा में आते हैं। वचन, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन घोतक शब्द के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन घोतक शब्द के अंतर्गत एक वचन आता है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा एक वचन बहुवचन, तो यहाँ पर उसका प्रतिकूल उल्टा है कि एक वचन का घोतक बहुवचन के अंतर्गत आएगा और बहुवचन का घोतक शब्द एक वचन के अंतर्गत आएगा। राइट। ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको थोड़ा कम बता रही हूं। 10 सेक्शन 10 पुरुष और स्त्री।
पुरुष और स्त्री से हर आयु का नर और हर आयु की मादा, यानी कि पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 18 साल का, कोई लड़की 18 साल की है तभी वह स्त्री मानी जाएगी या नारी मानी जाएगी, नहीं। यदि वह एक दिन की भी क्यों ना हो, यानी कि पैदा होने से तुरंत बाद और उसकी मृत्यु तक जितने भी जो ईयर है वो जीती है, वह स्त्री कहलाएगी। अगर कहिए कि एक महीने की किसी महिला के साथ, एक महीने की बच्ची के साथ कोई अपराध होता है, तो क्या स्त्री शब्द के में डेफिनेशन में आएगा? बिल्कुल आएगा। मैंने कहा एक दिन का बालक, एक दिन की लड़की या एक दिन का लड़का भी स्त्री और पुरुष की सबकी डेफिनेशन में आएंगे, राइट। अब बात करते हैं सेक्शन 11 की, जो बात करता है व्यक्ति की, राइट। 11 इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? ये सेक्शन कई जुडिशरी एग्जाम्स में देखा गया है। व्यक्ति कोई भी कंपनी या संगम, कोई कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्यक्ति किसी जीवित व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, यहां यदि कंपनी यानी कई व्यक्तियों से मिलकर बनी हुई किसी कंपनी या संगम, लॉ फर्म या किसी फर्म या व्यक्तियों के निकाय या निगमित हो या ना हो, मतलब वो रजिस्टर हो या ना हो, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है, राइट। कंपनी को चलाने वाले कौन व्यक्ति होते हैं? कोई जीवित व्यक्ति ही होंगे, राइट। अब कोई भी कार्य कंपनी के किसी व्यक्ति ने किया या कंपनी के नाम से किया गया और कई समुदाय के लोगों को उसका नुकसान झेलना पड़ा, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उसके मालिक। इसलिए व्यक्ति शब्द उस परिभाषा का, उस शब्द का घोतक है जो कंपनी भी चलाते हैं, भले ही वो कार्य कंपनी के लोगों या कंपनी के किसी कार्य से हुआ हो। ऐसा नहीं कह सकते कि यह कार्य हमने नहीं किया, राइट। इंपोर्टेंट है। 12 सेक्शन लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है इसलिए कम बता रही हूं। 13 क्वीन की परिभाषा को निश्चित कर दिया गया है। अब हमारे यहाँ राजा और रानी नहीं होते हैं, हमारे यहाँ अब राजा रानी नहीं होते हैं, इसलिए क्वीन की डेफिनेशन को आदेश 1950 द्वारा निरसित कर दिया गया है, राइट। सरकार का सेवक 14 वेरी इंपोर्टेंट। सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए, नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक के घोतक है। देखिए यहाँ पर आपको सरकारी सेवक और पब्लिक सर्वेंट में एक डिफरेंस समझना पड़ेगा, वो मैं आपको जब सेक्शन 21 पढ़ाऊंगी तब समझ में आएगा। यहाँ आप अपना इतना समझ लीजिए कि सरकार का सेवक कौन है? जो सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर, भारत के बाहर नहीं, भारत के भीतर किसी रूप में या तो बने रहने दिया जा रहा है या नियुक्त किया जा रहा है या नियोजित किया जा रहा है या किसी भी ऑफिस या सेवक का घोतक है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन कई दफा एग्जाम्स में देखा गया है। सेक्शन 15 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा, ये भी 1937 के एक्ट से निरसित कर दी गई है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 17 वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार पे निशान लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। और सरकार केंद्र सरकार या राज्य सरकार, यानी सरकार किस शब्द से? केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का घोतक है। या तो वो केंद्र में है यानी दिल्ली में है, या किसी राज्य यानी कि कितनी स्टेट है अपने यहाँ, उन सबकी स्टेट के जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं वे सभी सरकार के अंतर्गत आते हैं।
भारत, वेरी इंपॉर्टेंट, निशान लगा लीजिए भारत पर। भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। देखिए ये अब जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल है भारत में। कब से? 1 अक्टूबर 2019 से, क्योंकि आपको पता होगा आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटा दी गई है, तब से भारत के अंतर्गत अब जम्मू और कश्मीर भी शामिल है। तो अभी अमेंडमेंट नहीं हुए हैं, अमेंडमेंट हो जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। 19 न्यायाधीश, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत से स्टेट जुडिशरी एग्जाम से पूछा गया है। न्यायाधीश की डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है, देखिए थोड़ा नेगेटिव में पॉइंट में दे रखा है, न केवल हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो पद रूप में न्यायाधीश अभिहित है, किंतु हर उस व्यक्ति का भी घोतक है जो किसी विधि कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो इसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि कोई फैसला लेने के लिए नियुक्त किया है, किसने नियुक्त किया है? सरकार ने। स्टेट में है तो स्टेट सरकार, राज्य सरकार करेगी, और अगर केंद्र में है तो केंद्र सरकार नियुक्त करेगी और हाई कोर्ट की सहमति से करेगी। न्यायाधीश भी हम समझेंगे, सीआरपीसी में बहुत अच्छे से दे रखा है, राइट। तो नेगेटिव है कि न शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है, ऐसे व्यक्तियों का भी घोतक है जो विधि कार्यवाही करे, सिविल या दांडिक मामले का देखे, अंतिम निर्णय देखे, या ऐसा निर्णय जिसकी अपील न की जा सकी हो, अंतिम न तो प्रारंभिक हो ना अंतिम हो, और ऐसा निर्णय जो प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश माना जाएगा। अब दृष्टांत पढ़ लेते हैं। सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में आधिकारिकता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है। देखिए कलेक्टर को भी यहाँ पे न्यायाधीश माना है। किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या न होती हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट भी न्यायाधीश है। मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियमन 7 के अधीन वादों का विचारण करने की और अवधारणा करने की शक्ति रखने वाली पंचायत का हर सदस्य न्यायाधीश है। देखिए अभी तक हमारे देश में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर न्यायालय नहीं पहुंच पाए हैं, या अभी तक वहां पंचायत राज्य है, यानी पंचायत अभी तक वहां का निर्णय देती है। किसी भी गांव में कोई भी अपराध हो जाता है तो वो पंचों के सम्मुख जाता है। बहुत से ऐसे स्टेट गिना दूंगी मैं आपको जहां पर पंचायती राज्य है, ठीक। तो पंचायत का भी हर सदस्य न्यायाधीश है। किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे केवल अन्य न्यायालयों की विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला हर मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है। तो ये थोड़ा नेगेटिव में है, इसको आप नेगेटिव में याद कर लीजिएगा कि कोई ऐसा किसी आरोप के संबंध में जिनके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है। यानी कि वह व्यक्ति जो मामले आए हैं उनका विचारण दूसरे न्यायालयों की शक्ति प्राप्त है, जिन्हें दूसरे न्यायालयों की शक्ति प्राप्त है, वैसा व्यक्ति न्यायाधीश नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन 20 की, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, निशान लगा लीजिए। न्यायालय क्या है? न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय तक कार्य कर रहा हो का घोतक है। देखिए समझिए न्यायालय कैसे हैं। एक तो शब्द का न्यायाधीश का
जिसे अकेले ही को न्यायिकता कार्य, कोई जुडिशरी कार्य करने के लिए अपॉइंट किया गया है विधि द्वारा, और उस न्यायाधीश का निकाय एक निकाय के रूप में न्यायिकता जुडिशरी कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। राइट। अब एक दृष्टांत पढ़ लेते हैं कि मद्रास संहिता के सन 1816 की विनियमन 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत, जिसे वादों का विचारण करने और अवधारण करने के लिए शक्ति प्राप्त है, वो क्या है? न्यायालय है। न्यायालय शब्द क्या है? न्यायालय क्या होता है? न्यायालय वो होता है जहां पर न्यायाधीश बैठकर कोई भी फैसला सुनाते हैं या सुनते हैं। राइट। नेक्स्ट देखते हैं अब कि 21 सेक्शन क्या है? लोक सेवक वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये क्या कहते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपोर्टेंट है और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मेंस में भी पूछ लिया जाता है कितने वो लोक सेवक हैं, या लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में, और कितने लोक सेवक हैं, कौन कौन से किस निकाय को लोक सेवक के नाम से के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं कभी जब मेंस की क्लास लूंगी और मेंस में बताऊंगी क्वेश्चन सॉल्व करके किस तरीके से लिखने हैं, राइटिंग कैसे करनी है आपने, वो भी मैं सब बताऊंगी। थोड़ा सब्र कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, मैं नहीं दे पाती हूँ वीडियो रोज डेली, और अभी मैं थोड़ा सा कई कामों में फंसी हुई हूँ, इसलिए नहीं कर पाती हूँ। वरना मैं धीरे धीरे करके आपको इस चैनल के माध्यम से सारी चीजें बताऊंगी। जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है वो सब मैं बता चुकी हूँ 2020 नोटिफिकेशन के माध्यम से। आप वो वीडियो देख लें जिन्होंने प्रिपरेशन करनी है 2020 एग्जाम्स की या नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं स्टेट जुडिशरी का, वो लोग भी वीडियो देख लें जाकर। राइट। अब बात करेंगे सेक्शन 21 लोक सेवक की। लोक सेवक शब्द उस शब्द के घोतक हैं जो एतत्स्मिन् पश्चात निम्नगत वर्णनों में से किसी में आता हो, यानी कि जो नीचे दिए हुए हैं, यानी कि अब मैं आपको दिखाऊंगी कितने 12 जो वर्णन दिए गए हैं, इनमें जो भी व्यक्ति आएगा वो लोक सेवक कहा जाएगा। राइट। पहला निश्चित कर दिया गया है। पहले में क्या था वो भूल जाइए। दूसरा क्या है? दूसरा कहता है भारत की सेना नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर क्या है? लोक सेवक है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन क्या रह गया अभी? एयरफोर्स आ गया, वायु आ गया, सेना, सब जो नौसेना, वायुसेना, जल थल, जहां भी सेना के व्यक्ति हैं जो गवर्नमेंट ने नियुक्त किए या प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट होके गए हैं, वे हर व्यक्ति लोक सेवक माना जाएगा। तीसरा, हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किसी न्याय निर्णयक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, क्या होगा? लोक सेवक। देखिए यहाँ पे समझने की बात है, न्यायालय में बैठने वाला न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जो भी व्यक्ति पंचायत में, यदि वो पंचायत में पंचों के रूप में बैठा है, ऐसा व्यक्ति जो न्यायिक निर्णय के काम कर रहा है, वह व्यक्ति क्या होगा? लोक सेवक होगा। लेकिन किसके द्वारा? विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। चौथा देखिए, चौथा यानी तीसरा देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। न्यायालय का हर ऑफिसर देखिए कौन कौन से ऑफिसर, जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर, कमिश्नर, ये तीनों आते हैं, जिसका ऐसा ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, या किसी संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति का व्ययन करे, किसी न्यायिक आदेश का निष्पादन करे या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे। हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्य में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो, वह सब व्यक्ति न्यायालय क्या आएंगे? लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा स्पष्ट रूप में देख लेते हैं। न्यायालय का हर ऑफिसर, देखिए न्यायालय के ऑफिसर में कौन आते हैं? रीडर्स आते हैं, एडी आते हैं, एपीओ आते हैं। विधि में जो अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करते हैं, पुलिस ऑफिसर भी आते हैं, रिपोर्ट जो कर रहा है वो भी व्यक्ति आता है, जो कोई दस्तावेज बनाएगा, अधिप्रमाणित करेगा, नोटरी पब्लिक ऑफिसर,
जो संपत्ति का भार संभालेगा, कोई भी व्यक्ति जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर और हस्ताक्षरित करने का काम करता है वह व्यक्ति भी न्यायिक कार्यवाहियों में कार्य करता है तो व्यक्ति लोक सेवक कहा जाएगा, राइट। और कोई व्यक्ति जो न्यायालय की व्यवस्था बनाए रखने में भी कार्य आता है वह व्यक्ति भी लोक सेवक कहलाया जाएगा, राइट। चौथा देखते हैं, संख्या 5, किसी न्यायालय का लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, असेंसर या पंचायत का सदस्य भी लोक सेवक कहा जाएगा। किसकी सहायता करने वाला? न्यायालय की या लोक सेवक की, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सहायता कर रहा है वह व्यक्ति लोक सेवक कहा जाएगा। 6 यानी कि 5th, हर मध्यस्थ, मीडिएटर या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा, किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा या कोई मामला या कोई विषय विनिश्चित या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया है वह व्यक्ति लोक सेवक कहा जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो या तो आर्बिट्रेटर है या कोई अन्य व्यक्ति है किसने न्यायालय ने अपॉइंट किया है, जो सक्षम लोक प्राधिकारी है, या तो कोई मामला देख रहा है, कोई विषय देख रहा है, विनिश्चितता देख रहा है या रिपोर्ट कर रहा है या निर्देश करने की वो किया गया है, तो वे व्यक्ति क्या है? लोक सेवक है। 7वां पॉइंट 6, हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त है। देखिए यहाँ पे इनडायरेक्टली पुलिस वालों की बात कर रही है। पुलिस वाले जो देखो, जुडिशियल कस्टडी होती है, एक पुलिस कस्टडी होती है। किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने का कार्य या तो पुलिस करती है या मजिस्ट्रेट करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए कार्य करता है। 8वां क्या है? सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की इत्तला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की सुरक्षा करे। यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्टली बात हो रही है पुलिस कांस्टेबल्स की, पुलिस वालों की। ऐसे ऑफिसर जो सरकार ने अपॉइंट किए गए हैं, सरकार का हर ऑफिसर, आईएएस, पीसीएस, आईएएस, जो भी व्यक्ति हैं जो सरकार के द्वारा सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं, वो या तो अपने कर्तव्य के नाते कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में लगे हुए हैं, या उन अपराधों को जो उनके सम्मुख हो रहे हैं उन अपराधों को रोक रहे हैं या इत्तला दे रहे हैं या न्यायालय में उपस्थित कर रहे हैं न्याय के लिए, और लोक की, पब्लिक की स्वास्थ्य, क्षेम और सुरक्षा की ड्यूटी में लगे हुए हैं, वह व्यक्ति भी सरकार के सेवक हैं, लोक सेवक हैं, राइट। 9, हर ऑफिसर, देखिए हर चीज में हर आ रहा है, हर ऑफिसर जिसकी ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, व्ययन करे, सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण करे, निर्धारण करे या संविदा करे, किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले की अन्वेषण करे या रिपोर्ट करे, सरकार के धन संबंधी हितों के संबंध में किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, या सरकार के धन संबंधी हितों की रक्षा करने के लिए विधि के व्यतिक्रम को रोके। यहाँ पे इनडायरेक्टली बात हो रही है पीसीएस और आरएएस ऑफिसर्स की। आरएएस ऑफिसर कौन होते हैं? सरकार के अधीन कार्य करते हैं, यूपीएससी जो क्लियर करके जाते हैं, यूपीएससी में पीसीएस अधिकारी बनता है वे व्यक्ति जो सरकार की इस तरीके के कार्य करने में सहायता करते हैं। ऐसे ऑफिसर जो इस तरीके का कार्य करते हैं वे लोक सेवक कहलाएंगे। 10, हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य है कि वह किसी ग्राम, नगर, जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष समायोजन कार्य के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, व्ययन करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, कोई रेट या कर उद्ग्रहित करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अविनिश्चयन के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे, ऐसा व्यक्ति भी लोक सेवक है, राइट। नेक्स्ट 10वां हो गया।
11 क्या है, हर व्यक्ति जो कोई ऐसे पद धारण करता है जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करे, प्रकाशित करे या बनाए या पुनरीक्षित करने के लिए निर्वाचन या निर्वाचन के लिए भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो, वह व्यक्ति भी लोक सेवक कहा जाएगा। इनको आपने याद रखना है इन चीजों को कि किस तरीके, कितने लोक सेवक हैं और क्या क्या कार्य कर रहे हैं। 12, हर व्यक्ति 1 सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है। देखिए, ऐसे व्यक्ति जो संविदा पर लगे होते हैं, जो क्या कर रहे हैं, कमीशन प्राप्त कर रहे हैं, सरकार की फीस प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो नोटरी हैं, जो सरकार के नोटरी में, जैसे नोटरी ऑफिसर्स आपने अदालत में बैठे हुए देखे होंगे, उसमें कोर्ट के सामने बैठे हुए देखे होंगे, वे व्यक्ति जो सरकार के स्टम्प्स वगैरह बेचते हैं या अपने सिग्नेचर और स्टम्प मारते हैं किसी कार्य पर, उसको प्रमाणित करते हैं, वे व्यक्ति भी कौन है, लोक सेवक हैं। स्थानीय प्राधिकारी की अथवा केंद्र, प्रांत या राज्य के अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित निगम की अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो। देखिए, कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ा उन्होंने, सारे व्यक्तियों को सरकारी सेवक मान लिया, राइट। अब बात करेंगे स्पष्टीकरण 1 की। नगर पालिका का आयुक्त लोक सेवक है। ऊपर के वर्णनों में से किसी में आने वाला व्यक्ति लोक सेवक है, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो या नहीं किया गया हो। यानी कि नगर पालिका का कोई भी व्यक्ति आयुक्त या कोई भी व्यक्ति जो नगर पालिका में कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति भी लोक सेवक के अंतर्गत आएगा। स्पष्टीकरण 2, जहां कहीं लोक सेवक शब्द आए वे उस व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए हों, चाहे उस ओहदे के धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो। स्पष्टीकरण 3, निर्वाचन शब्द ऐसे किसी विधायी, नगरपालिक या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते, चाहे वह कैसी ही स्वरूप का हो, सदस्यों के विचारार्थ निर्वाचन का द्योतक है, जिसके लिए वर्ण करने की पद्धति किसी विधि के द्वारा अधीन निर्वाचन के रूप में विहित की गई है। 9 सेक्शंस और देखेंगे। जंगम संपत्ति, वेरी इंपोर्टेंट। सेक्शन 22, सेक्शन 23 सदोष अविलाभ, इसी में हम देखेंगे सदोष हानि, सदोष अविलाभ प्राप्त करना या हानि उठाना। बेईमानी से कपटपूर्वक विश्वास करने का कारण, 27 पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में, ये सीआरपीसी का भी एक पार्ट है, सीआरपीसी में भी आता है। 28 कूटकरण, 29 दस्तावेज इंपोर्टेंट है। इनको हम किसी और वीडियो के माध्यम से विशेषकर इन्हीं सबको डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपने एक्ट में निशान लगा लीजिए कि कौन कौन सी डेफिनेशन इंपोर्टेंट है जो हमें याद रखनी है और इनको बार बार पढ़ना है। जो मैंने यहाँ पे इंपोर्टेंट आज सेक्शन बताया वो 21 था और 14 था, और ये सारे सेक्शन जो मैंने लास्ट में बताए हैं 22 से लेकर 29 तक, ये भी इंपोर्टेंट है। इनके लिए एक विशेष क्लास अलग से लगाऊंगी जिसमें आपको इन सब के उदाहरण सहित समझाऊंगी। तो मुझे आशा है कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।